इस्तकबाल है हमारे आज के सेकेंड एपिसोड में। जी हाँ, दिल खोल के बोल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हमारी फ्यूचर जर्नलिस्ट मिस अनम अफरोज, जो कि एक शायरा भी हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। चलिए। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमारी ये दावत कबूल की और आप हमारे इस नायाब शो में आई। दिल से शुक्रिया इतना कीमती वक्त निकाल कर आने के लिए। शुक्रिया मुझे इतनी खूबसूरत दावत देने के लिए। इतने प्यारे इंसान से मिलने के लिए कौन नहीं आ सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनम, जितना आपने मुझे बताया था कि आप मास कम्युनिकेशन में अभी मास्टर्स कर रही हैं और जर्नलिज्म के तरफ भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट है और आप शायरी भी करती हैं और लिखती भी हैं, तो थोड़ा सा रोशनी डालें इन बातों पर प्लीज़। रोशनी डालते हैं कि एक मेरी तारुफ वाली हमेशा एक शेर रहता है, तो मैं सुनाती हूँ आपको कि नाप सको तो गहराई नहीं है, नाप सको तो गहराई नहीं है, गम गहरा है मगर वजह तन्हाई नहीं है। और ख्वाब देखे हैं मैंने जिसकी हद की कोई लंबाई नहीं है। और मुझे तो फ़कत नाम कमाना है, और मुझे तो फ़कत नाम कमाना है, सिर्फ पैसा ही तो कमाई नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से छा गई हैं और आपने माहौल बना दिया है हमारे स्टूडियो में, तो यानी कि हमारा ये पॉडकास्ट ज़बरदस्त जाने वाला है। अच्छा, तो अनम मुझे ना आपसे एक चीज़ जाननी है। मैंने सुना है कि जर्नलिज्म में काफ़ी सारी मेरे ख्याल से फील्ड्स होती हैं। अब लाइक मैं शायद उसका टर्म भी सही नहीं ले रही होंगी, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि जर्नलिज्म में आई थिंक जो मैंने देखा है, एक तो मैं बहुत फैसिनेट होती थी कि वो जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, एक वो होती है, और दूसरा होता है कि आपका फील्ड जॉब होता है जहाँ पे आपको न्यूज़ कलेक्ट करनी होती है, शायद वो भी जर्नलिज्म का एक पार्ट होता है। एक जर्नलिज्म का पार्ट शायद वो होता है जो रेडियो जॉकी वगैरह बनते हैं, लाइक जैसे मैंने देखा था शाहरुख खान दिल से मूवी में था, या फिर विद्या बालन गुड मॉर्निंग मुंबई ऐसे करके बोला करती थी, तो मुझे बड़ा शौक हुआ करता था। लेकिन आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जर्नलिज्म में काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, उसमें से मैं भी एक आरजे बनना चाहती हूँ इंशाल्लाह। अरे वाह। क्योंकि मैं बचपन से आरजे साइमा को सुन रही हूँ, रात के सादत हसन मंटो के फसाने सुनना, और फिर आरजे रौनक के वो मुर्गा प्रैंक सुनना मुझे बड़े अच्छे लगते थे। चीज़ें सही कह रही हैं आप। और मैं बताऊं, मैं जैसे कभी कहीं जा रही होती हूँ तो आई थिंक 98.4 है या 98.3 FM है, जिसमें वो आता है, मेरा फेवरेट है वो लव गुरु करके आते हैं। मतलब बाय गॉड उनकी जो आवाज़ है और जिस तरह की वो सॉल्यूशन देते हैं ना, मैं खुद फैसिनेटेड हूँ। अब मुझे ज़्यादातर ना रेडियो रात में सुनने में बड़ा मजा आता है। सबसे खाने भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। दूसरी बात, जैसे गाने से रगबत होगी वो तो आरजे में जाएंगी। सही है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। वाह यार। गानों में खुद को और मुझे जो ना 90s वाला जो एरा होता है ना, मतलब वो मतलब मेरे ख्याल से इतने प्यारे लिरिक्स बन के आया करते थे, आजकल तो शायद ही नहीं बनते। वही रिमिक्स होके आ रहे हैं, वही रिमिक्स होकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही है। अच्छा ना, मैंने सुना है कि शायर, जैसे अगर आपकी शायरी वाली फील्ड की बात करो, मैंने सुना है कि इंसान शायर तब बनता है जब उसने बहुत सारे हार्ट ब्रेक झेले होते हैं, बहुत दिल टूटे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन तुम्हारी उम्र इतनी लगती नहीं है, तो इतना यंग शायर होते हैं नो डाउट, लेकिन माशाल्लाह ये टैलेंट इतनी छोटी सी उम्र में अगर आपके अंदर निकल के आ रहा है, तो यार इतने सारे हार्ट ब्रेक, मतलब नहीं समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा प्लीज बताओ जरा, ये वाली बात है। गम आने की कोई उम्र नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। और लिखना अच्छी बात है, क्योंकि ना आजकल का वो दौर नहीं है कि कोई किसी
की बातें सुन सके, किसी के पास इतना वक्त नहीं है, तो सबसे बढ़िया है ना कि हम डायरी लिख लें। हाँ। तो मेरी बचपन से आदत थी कि मैं डायरी लिखती थी। डायरी लिखते लिखते फिर जज्बात गहरे होते गए। फिर एक मर्तबा क्या हुआ, हमारे घर में शुरू से टीचिंग का माहौल रहा है। हाँ। तो मेरी जो बहन थी वो पढ़ाती थी बच्चों को। तो ऐसे ही 15 अगस्त का टाइम आया, तो उनमें से उनके स्टूडेंट ने कहा कि अभी हम कौन सी पोएम सुनाए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं ही लिख देती हूँ। अब लोगों की उम्मीद पे तो खरा उतरना ही था। हाँ। मैंने लिख दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची सेकंड आई। पता नहीं क्या मौजूदा हुआ। उसके बाद से मैंने कहा अच्छा मेरे में थोड़ी सी कुछ बात है। फिर मैंने भ्रष्टाचार, स्त्री सशक्तिकरण, इन सब पे लिखा। फिर एक दौर में दिल लगा। जाहिर है। हाँ। फिर उसके बाद मेरी शायरी वो थोड़ी मोहब्बताना हुई। सही बात है। थोड़ा हाँ। उल्फत शामिल हो गई। सही बात है। गुड। अनम, आप तो खैर बहुत ही माशाल्लाह मंजीवी शायरा हैं। मुझे तो बस वही वाली शायरी याद है जो ट्रक के पीछे लिखी है, वही होती है। और लाइक जैसे मैंने एक आध एग्जांपल भी है, वो होता नहीं है, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, और आशिक हूँ आपका अपनी दोस्त का समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जो लिखे होते हैं, मतलब इस तरह की किसी पिटी शायरी यूजुअली मतलब इस तरह के जो निकल कर आते हैं, ऐसे ट्रक छाप शायरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो क्या कर रहे हैं? वो आपको कंपटीशन दे रहे हैं या ये शायरी वाला जो ये फील्ड होता है इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, या लोगों की जो कहते हैं ना लैंग्वेज खराब भी करवा रहे हैं, बेसिकली ये भी है। तो इसमें अब सबकी अपनी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखना तो देखो वो फ्रीलांस होते हैं। हाँ। चाहे कुछ भी लिख लें। अब वो सहेली का आशिक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। अब हर इंसान अपने मिजाज के हिसाब से लिखता है। आपको कौन सा वो है जो मैं आपको सिर्फ बताऊं, पसंद है? मुझे पहले शायरी बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैं सिर्फ डायरी लिखती थी। मेरी क्लास में लड़कियां पढ़ती थी, कितनी फारी है ये, ऐसे पढ़ती हैं कि संगे मरमर शाहजहां ने वो ताजमहल बना दी। अल्लाह कितने खराब वाहियात चीजें पढ़ती है। हाँ। मुझे नहीं पता था, मैं भी एक दौर में लिखने लगूंगी यही। अच्छा। तो मतलब चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करने वाला इंसान ही इस क्रिएटिविटी का हकदार होता है, मुझे ये लगता है। अदरवाइज तो वो कहते हैं ना, हर चीज को निहारना, देखना, पर ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत चाहिए चीजों को देखने के लिए। नहीं, सबके पास सबकी नजरें पड़ती हैं उन चीजों पे, लेकिन हर कोई नजरअंदाज कर देता है। नजरअंदाज कर कुछ होते हैं वो उनकी नजरों में, दिमाग में रह जाता है, तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ये भी बात है, तब वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही लिखना मतलब ऐसा नहीं है कि पेन अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा और आप लिखना शुरू कर देंगे। करेक्ट पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा अनम, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे मैंने देखा है कि कई लोग जो शायरी करते हैं, कुछ लोग इश्क या शायरी करते हैं, और कुछ लोग ऐसी शायरी करते हैं जिसे आई थिंक जो खुदा से लॉ लगाने वाली शायरी होती है, आई थिंक उसे आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है। और कुछ लोग थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, अपना वतन के ऊपर शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, और कुछ मज़ाहिया यानी कि थोड़ी सी फ़नी शायरी भी करते हैं। तो आप कौन से वाले जिसे कहते हैं कि जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं, या आपको मज़ा आता है वो वाली शायरी लिखने में? हर टॉपिक पे लिखती हूँ, और वो भी जो मुझे पसंद आता है, जैसा मूड होता है ऐसा लिखते हैं। और जैसे कि आशिक मिजाज पे लिखी जाती है कुछ मज़ाहिया जो आप बता रही थी, और कुछ जो होती है जो खुदा की शान में लिखे जाते हैं कलाम। तो ऐसे ही मैं कुछ 2 शेर बताना चाहूँगी जो हाल ही में लिखे थे कि प्यार से बनाया और सज़ा दी, प्यार से बनाया और सज़ा दी, खुदा ने आदम को हवा की जज़ा दी। माहौल तुग़यानी में सरफराजी मिली, माहौल तुग़यानी में सरफराजी मिली, खुदा ने नूह की कश्ती को दरिया में शिना दी। माशाअल्लाह। आयत करीमा पढ़ाया और दुनिया को मिसाल दी, खुदा ने यूनुस को मछली के पेट में गिज़ा दी। इसके आगे कई शेर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा नाम, काफ़ी मैंने सुना है कि जो शायर होते हैं कोई स्टाइल ऑफ राइटिंग भी फॉलो करते हैं। आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ में। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग में मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टाइल ऑफ राइटिंग में होता होगा, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि लोग अपने हिसाब से अंदाज़े बयान करते हैं। जैसे किसी का मिजाज से कुछ गा के पढ़ते हैं, जैसे तरन्नुम में गाना कहते हैं, और कुछ सीधा पढ़ देते हैं शेर। जैसे कि अभी कुमार विश्वास को ले लीजिए,
वो जब पढ़ते हैं उनकी शायरी एकदम अलग बहर में आती है। लहर मीन्स बहर, लय, ऐसा। थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएं। जैसे कुमार विश्वास पढ़ते हैं कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। ये अगर ये मैं पढ़ूंगी तो मैं ऐसे पढ़ूंगी, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। ये वाह, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक ही बार में अपने दिमाग में आ गया समझ में कि अच्छा आप क्या कहना चाह रही है। जी हाँ, मतलब स्टाइल ही आपको मुख्तलिफ कर देता है। वेरी नाइस। अच्छा अनम, एक जैसे थोड़ा सा ये भी बताइए, आपकी फैमिली में कोई और भी मतलब राइटिंग में है क्या, राइटर या शायरी का शौक रखते हैं? हाँ, मेरी फैमिली में कोई भी शायर नहीं है। मेरे घर पे किसी पापा को गज़लें सुनने का बड़ा शौक था। हमारे घर पे क्या होता है ना कि पापा अपना काम खुद करते हैं, हमें कोई प्रेस करने नहीं देते। तो पापा जब कपड़े अपने खुद प्रेस करते हैं ना तो फ़ोन में लगा लेते थे गज़लें, ऐसे मुशायरा सुनना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पापा सुनते थे। और मुझे फिर जब मैं सुनाती हूँ ना घर पे, मुझे चुप करा दिया जाता है कि पकाओ मत, बहुत बोरियत हो। तब ऐसे ऐसे कह के फिर ना मैं कहती हूँ मैं सुनाऊँ किसको। फिर मेरा एक कज़न है, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, मैंने कहा देखो अभी कैसे लिखा है। तो हाँ ठीक है अच्छा लिखा है। अरे तू जो लिखती है अच्छा लिखती है, ऐसा। तो घर पे कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा अनम, मैंने सुना है कि आप टीचिंग भी करती हैं और मैंने सुना है बच्चों की आप बहुत फेवरेट हैं। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी मुझे बताइएगा, और थोड़ा सा ये भी बताना कि मैंने आपकी स्टोरी देखी थी हाल फिलहाल में, आपके वो जो छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी शादी करवाने के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। इसके पीछे ऐसा क्या राज है? तो बच्चे शादी के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें पसंद है कि मैं रेडी हो गया हूँ। मैं जाती हूँ ना पजामा टी शर्ट पहन के ऐसे निकल के जाती हूँ। तो मुझसे कहते हैं कि जो हमारी पहली वाली मैम थी ना वो लिपस्टिक लगा के आती थी ऐसे। मैंने कहा मुझे जाना पड़ता है ना तो मुझे मेकअप करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे कह रहे कि अच्छा सबकी शादियाँ हो रही हैं दिल्ली में, आप क्यों नहीं शादी कर रहे हो? अभी मैंने एक हीरा मंडी का शूट करवाया था अपने फ्रेंड से, तो उन्हें बड़ा पसंद था कि वो लुक करके आप पढ़ाने क्यों नहीं आई। और कुछ बच्चे कहते हैं कि आप शादी मत करिए, हम आपका ख्याल रख लेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। मतलब इतना प्यार मिलता है ना कि मन करता है कि एक फैमिली ऐसा बन गया माहौल। अच्छा मैम, मैंने ना तुम्हारी स्टोरी में देखा तो बच्चों कह रहे थे कि अच्छा है अगर आपकी शादी हो जाएगी ना तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा, जिस दिन आप छुट्टी लेंगी उस दिन सारा करेंगे पढ़ाने। तो मैंने कहा ये सही है, बच्चे मतलब बच्चे नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा सब कुछ पता है। हाँ। कि शादी जिससे होगी सर होंगे और मारेंगे वो पढ़ाने। मतलब ये सिलसिला चाहती है कि पढ़ाती रहो छोड़ो ना। हाँ। मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है कि खासतौर से अगर बच्चों के दिल में आपने जगह बना ली ना तो यकीन मानिए कि मतलब आपने बहुत बड़ी मोहब्बत हासिल कर ली है। आप यकीन करें, मैं जब उनकी गली से गुजरती हूँ, मुझे पढ़ाना भी नहीं होता, वो अपने ग्रिल पे खड़े मैम हाथ हिलाएंगे, नीचे आ जाएंगे और ऐसे अगर मुझे कहीं दूर से देख लें किसी दुकान पे भागते भागते आएंगे, हक कर लेंगे, मतलब एज अ सेलिब्रिटी फील करवाते हैं मुझे। वाह यार, ये तो मतलब ये क्वालिटी है आपकी जो मतलब जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे एक मोहब्बत चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को समझा जाए, बच्चों को बच्चों की तरह से ही मतलब जो एक कंफर्ट जोन मिलता है ना, बस वही। दूसरी बात ना, बच्चों को मैं मारती बहुत कम हूँ। पढ़ाने का तरीका एकदम मुख्तलिफ है। जैसे कि मैं उन्हें हंसी मजाक में पढ़ाती हूँ। जैसे कि एक फुटबॉल के प्लेयर थे तो बच्चे को नाम याद नहीं आ रहा, डाइगो माराडोना, नहीं याद हो रहा। मैंने कहा अम्मी डाई लगाती हैं, डाई बाहर जाते हो गो माराडोना। तो बच्चे हंसी में बहुत सीख याद हो गया इतना बड़ा वर्ड उनको। सही बात है। हेड और शोल्डर की स्पेलिंग नहीं आ रही, उनके शैम्पू आते हैं हेड एंड शोल्डर, उससे याद करो। तो ऐसे याद करवाने में भी बच्चों को ही मजा आता है। सही बात है। और अगर टीचिंग इतनी आसान हो जाए या मैं कहती हूँ कि मतलब कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही जानते। क्योंकि मैं अनम काफ़ी लोगों को ऐसे को जानती हूँ, हमारे माशरे में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं। चलिए मैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन की भी अगर बात करूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ गए हैं, वो छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, ठीक है वो भी उनकी एक मजबूरी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर बच्चों को एटलीस्ट मतलब तालीम नहीं छूटनी चाहिए। इवन मतलब मैं अपना भी
बताऊं, हालांकि ये मतलब मुझे आपसे ही पूछना है, लेकिन मैं फिर भी इसमें ज़रा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। मतलब मेरा इतना तक था कि मैं फ्री तक, जैसे कहते हैं ना, अगर मुझे कोई मिल जाए मैं उन्हें फ्री पढ़ाने तक के लिए भी मैं उनको कहती थी कि कोई बात नहीं मैं पढ़ा दूंगी। एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि आप लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, बहुत ज़रूरी होती है। मैंने भी हाल ही में स्लम एरिया के बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ाया, बहुत सब आपकी क्योंकि उनके पास चप्पल पहनने की नहीं है, मतलब नंगे पैर आते हैं, और सर्दियों में आते तो ना जुराबे पहनते थे ना कुछ। तो मैं कहती थी ऐसे कह रही हमारी आदत है, हमें ठंड भी नहीं लगती। मतलब उन लोगों ने माहौल के हिसाब से खुद को ऐसे ढाल रखा है। ये हकीकत है कि जैसा रखो वो हो जाता है, लेकिन तरस आता है ना। मतलब हम देखते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, हम भी फैमिली में देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, हमारे पैरों में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर इतना नवाजा है, हम चाहते हैं कि यार वो बच्चे कैसे फेस कर रहे होंगे। लेकिन जो जिस कंडीशन में रह रहा होता है ना, वो फिर वो बस कहते हैं ऊपर वाले ने बनाई मिट्टी ऐसी है कि आदत हो जाती है। हम कहते हैं ना कि अब मेरे पापा जल्दी भिखारियों को पैसे नहीं देते। क्यों नहीं देते? कहते हैं कि हाथ पैर सलामत है, कमा सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि देखो जरिया ऊपर वाले ने बनाया है, भले हम उसको दे रहे हैं, लेकिन अब किसी को ये काम आसान लगने लगता है। अब वो सारा दिन जाएगा 10 रुपए कमाने के लिए, दिहाड़ी बड़ी मुश्किल है, मुझे सबसे आसान लगता है हाथ फैला। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत लगती है मुझे खुद, मैं इस चीज़ को वो करती हूँ। इवन रेड लाइट्स वगैरह पे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए, और इनफैक्ट उनको देखोगे इवन अगर कोई हैंडीकैप भी बंदा होता है ना, जैसे बैसाखी में मैंने बहुत नोट किया है, वैसे तो वो ऐसे आ रहे होंगे जैसे उनमें बिल्कुल ताकत ही नहीं है, और होते होंगे कुछ लोग वाकई में बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, तो उस पर कभी कभी रहम खा के चलो इंसान ने दे दिया। मतलब आज हमने दे दिया तो उन्हें लगेगा कि आज दे दिया तो इसी तरह से और भी लोग आएंगे, कल भी उनको बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मतलब इस चीज़ को हम ही रोक सकते हैं। और ज़्यादातर पता है मैंने देखा मुस्लिम कौम में मांगने वाले, ये तो है, बड़ा खराब कर रखा है। अब मुझे एक सरदारों की बात अच्छी लगती है, उनका कर रहे हैं नहीं बिल्कुल ना। मैं इसी बात पे आने वाली थी। अगर मैं सिख कम्युनिटी की बात करूं तो आप देखेंगे सरदार, मतलब यहाँ मैं अपनी कौम की वो नहीं कर रही हूँ या किसी की, लेकिन किसी एक चीज की तारीफ भी कर रही हूँ। तारीफ में आप यकीन माने जितने भी फकीर दिखेंगे आपको वो दिखेंगे, पता नहीं क्यों मुसलमान ही नजर आते हैं ज्यादातर, मतलब अगर वो बताऊं तादाद में। और अगर सिख कम्युनिटी की बात करूं, वो बंदा चाहे एक छोटा सा ठेला या कुछ लस्सी की दुकान या कोई सब्जी की दुकान कुछ भी लगा के बैठेगा, मांगता है, चाहे वो मैकेनिक का कर रहा होगा। अच्छा, इन लोगों के यहाँ वैसे तो हमारे माशाल्लाह मुसलमानों में भी ये होता है, लेकिन मुझे सिख कम्युनिटी की, जो मैं दिल से बताऊं, हालांकि हमारी ऑडियंस भी ये चीज़ देख रही होगी और वो रिलेट भी करेगी। सिख कम्युनिटी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इनकी जो यूनिटी है ना, यूनिटी बहुत कमाल की है। आप इनमें जो वो सेवा करने वाला जो वो है ना, आप इनके देखिए, अगर इनके इवन मैं अमृतसर में ये गुरुद्वारे में भी गई थी, गोल्डन टेम्पल में, आप देखेंगे, आप यकीन मानेंगे कि वही लोग बर्तन भी धो रहे होते हैं, वही लोग खिला रहे होते हैं, वही लोग उनके जूते रख रहे होते हैं, इवन मतलब हर चीज उनको, मतलब वो गाइड कर रहे होते हैं उन्हीं के लोग। उन्होंने अलग से कोई वॉलंटियर या कोई नौकर चाकर नहीं हायर किए, वो भी उन्हीं की अपनी फैमिली से निकल के आते हैं, वही सारा जिसे कहते हैं ना टर्न बाय टर्न अपना कर रहे होते हैं। बहुत यूनिटी का जो एक एग्जाम्पल मैंने देखा है माशाल्लाह, उसमें देखा है हमारी कौम में भी है, लेकिन और ज़्यादा उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये मैं तो अनम, अब हम बिल्कुल एंडिंग पर ही हैं, तो हर गेस्ट के साथ हम एक रैपिड फायर राउंड भी कर रहे हैं, तो आपके साथ रैपिड फायर राउंड करना चाहेंगे। शम्मा जला दीजिए। बिल्कुल शम्मा जला दी जाए तो माहौल बना दिया जाए। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी से हैं, जिसका आप जवाब दीजिएगा शॉर्टेस्ट वे में। ओके, तो पहला सवाल हम कर लेते हैं आपसे। आप शॉर्ट पोएम और लॉन्ग वर्सेस किस फील्ड में आप? लॉन्ग। ओके, फेवरेट प्लेस पोएट्री लिखने के लिए? पोएट्री लिखने के लिए वैसे तो मैं एक कोना पकड़ती हूँ अपने बेड का, हाँ, कुछ किताबें, वैसे थॉट्स मुझे कुछ लिखाने में आते हैं। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। क्योंकि आप टीचर भी हैं, तो आपको चॉक बोर्ड ज़्यादा फैसिनेट करता है या वाइट बोर्ड? चॉक बोर्ड से जुड़ी हुई हैं काफी, तो चॉक को यूज करना, डस्टर को यूज करना, करें जानबूझ के पता है ऐसे लगाना। आज बहुत ज़्यादा काम कर रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डू यू लिसन म्यूजिक व्हाइल राइटिंग, जब आप पोइट्री लिखती होती हैं? नहीं, उस वक्त एकदम खामोशी से। ओके फाइन। अच्छा, आपका फेवरेट पंक्चुएशन मार्क जो आप पोइट्री में ज्यादा यूज करती हो? डॉट 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 डॉट, मतलब टू बी कंटिन्यू चलता हाँ, रहेगा। चलता ओके फाइन। अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज तक मिला मुझे सबसे अच्छा टीचिंग की लाइन में? टीचिंग में तो ये कहा जाए कि आप मेरी फेवरेट मैम हैं, आप उनसे छोड़ के मत जाइएगा। मतलब ऐसे जब कहते हैं आप छोड़ के मत जाइएगा, वैसे ढक से आवाज लगती है कि इतना प्यार कोई कर सकता है। वाह, ये प्यार जो सच्ची मोहब्बत है ना, पाक साफ और प्योर है, वो मुझे लग रहा है बच्चों से हमें सबसे ज्यादा मिलती है। करेक्ट। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, और एंड में मैं अनम आपसे कहूँगी कि हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी या अपने थॉट शेयर करना चाहेंगी? बताइए प्लीज। एडवाइस क्या दूँ, सलाह तो सब अपने मन मुताबिक करें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। सलाह देने वाले हम होते कौन हैं। और दूसरी बात ये है कि ना, कभी भी इंसान को ना जैसे कि खुद को रोकना नहीं चाहिए, जिसे जो करना है वो करते रहना चाहिए। अगर कहते हैं ना कि अगर हमने ये करा, सामने वाला कहेगा यार तुमने सही नहीं करा, नहीं यार, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पहले टाइम पे पता है क्या होता था, मैं लिखती थी, मैं डरती थी स्टेज परफॉर्मेंस से। वो मुझे स्कूल टाइम पे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि स्टेज पे मैं आऊँ हमेशा, क्योंकि हमारे स्कूल में थोड़ा भेदभाव सा होता था। तो कभी तो फिर मुझे, लेकिन मेरे अंदर था कि यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं और करोगे। सही बात है। तो फिर कॉलेज गई, कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ मैंने मॉडलिंग करी, इलेक्शन लड़े, डांस करा, सारे जी तोड़ के जो करना था। वही कहते ना कि भले जिस जगह हम होते हैं ना, हम सही हैं, जगह गलत है। तो यहाँ सही माहौल नहीं, दूसरी जगह ट्राई करो। सही बात है। कई बार हम जहाँ मेहनत कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें उसका वो फल नहीं मिल रहा होता। लास्ट में मैंने रील देखी कि ना, अगर वही पानी हम नॉर्मल दुकान पे ले, मैंने डाली थी शायद कि वो हमें 20 रुपए की मिलता है, वही हम रेस्टोरेंट में जाएंगे 100 रुपए की बोतल मिलती है। पानी सेम है, जगह हमें वैल्यूबल बनाती है। पानी सेम है, उसका असर सेम होने वाला है, लेकिन जगह उसकी कीमत बढ़ा देती है। इसलिए आज हम जिस मुकाम पे, कोई बात नहीं, कहीं कहीं और जाएंगे, क्या पता इंशाल्लाह हमारी वैल्यू। सही बात है, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी बहुत सारी हम बातें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके लिए तो हमें पूरा दिन पॉडकास्ट चलाना पड़ेगा, जो कि हमारे ऑडियंस पक जाएंगे, वो हमें काम नहीं करना है। और दूसरी बात, हम दोनों खवातीन बातें खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू सो मच अनम, आप यहाँ आई, दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और यहाँ पर हम दिल खोल के बोल का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये तमाम जिसे कह सकते हैं हर एक के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हो या वो लेजेंड हो। एवरीवन, फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू अ लेजेंडरी, एवरीवन आर इनवाइटेड ओवर हियर। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम का आईडी भी आपको दे दिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार भरे मैसेजेस, प्यार भरे कमेंट जरूर दें और काइंडली सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू अनम। थैंक यू सो मच आपका मुझे बुलाने के लिए।